आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट सेशन में प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की थी और उस हवाले से हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की। कौन कौन सी टाइप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती हैं, हमने कुछ उस हवाले से भी बात की। फिर लास्ट सेशन के एंड में हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस के कंपैरिजन के ऊपर भी कुछ बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग के फर्दर कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करेंगे और अपने प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का है वो है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? आप जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कोड लिखते हैं या जो इंस्ट्रक्शंस आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में टाइप करते हैं, उस हाई लेवल लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो इंस्ट्रक्शंस सोर्स फाइल कहलाती है। आपके पास हमने लास्ट टाइम बात की थी कि दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कॉमनली यूज होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हमने कहा था कि लो लेवल लैंग्वेज में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसकी वजह यह है कि उसके लिए आपको हार्डवेयर की डिटेल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में काम करना लो लेवल लैंग्वेजेस के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। क्यों आसान होता है? कि उसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अब इंग्लिश लाइक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए राइटिंग करना और अपनी लॉजिक को या अपने आइडिया को डिफाइन करना बड़ा सिंपल हो जाता है। तो आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो तमाम हिदायत जो आप प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें आप प्रोग्राम कहते हैं। हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। तो डेफिनेटली आप जब मशीन के साथ कम्युनिकेट करते हैं या जब मशीन पे आप प्रोग्राम्स को लिखेंगे, तो जो आपका लिखा हुआ प्रोग्राम होगा, जो इंस्ट्रक्शंस, जो स्टेटमेंट्स, जो वर्ड्स आप लिखेंगे, उन लिखने जो चीजें जहां पे लिखेंगे, तो उस फाइल को हम नाम देते हैं सोर्स प्रोग्राम या सोर्स फाइल भी कहते हैं, उसे सोर्स कोड भी कहते हैं। तो बेसिकली सोर्स कोड आपका क्या है? ये आपकी फाइल होती है जो आप लिखते हैं। अब डेफिनेटली हमने बात की थी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो डायरेक्टली मशीन के अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। अब मशीन को समझाने के लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ट्रांसलेटर की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो लिखा गया प्रोग्राम होता है उसे हम क्या नाम देते हैं। यहां पे एक बड़ी जरूरी बात मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी सब्जेक्ट में जब आप कमांड बनाना चाहते हैं, तो याद रखिए कि उस सब्जेक्ट की कुछ की टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ये की टर्मिनोलॉजीज वो तमाम कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो उस सब्जेक्ट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे किसी घर के अंदर जो पिलर्स होते हैं, छत के नीचे जो पिलर्स लगे होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो पिलर खराब हो जाए या टूट जाए तो आपकी जो छत होती है उसके गिरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो मेन पिलर्स हैं, अगर आप उनको कमजोर कर लेंगे तो वो छत या उस सब्जेक्ट का आपके ऊपर कभी भी एक अच्छा इंपैक्ट नहीं हो सकता। और ये बात मैं गुज़िश्ता लेक्चर में पहले ही कर चुका हूं कि इस कोर्स के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना इंतहाई जरूरी है और बेसिक टर्मिनोलॉजीज को सीखना और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो अब हम थोड़ा सा मैं सीक्वेंस को जरा अरेंज कर दूं। हमने कहा कि हमारे पास प्रोग्राम लिखने के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने के लिए
हमारे पास दो चॉइसेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है। हमने कहा कि लो लेवल लैंग्वेज में काम करना चूंकि मुश्किल होता है, इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो हम उस पर बात नहीं करते, तो हमने अपनी वर्किंग को लो लेवल से निकाल के हाई लेवल पे ले आए। अब जब चूंकि आप हाई लेवल लैंग्वेज में काम करेंगे तो वो डायरेक्टली मशीन के अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है कि अपनी फाइल को, जो फाइल आप बनाएंगे या वो जो प्रोग्राम जो आप लिखेंगे उस लैंग्वेज के, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, सी है, C++ है, कोबोल, फोर्ट्रान, जावा, पास्कल, देयर आर अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल। अब हर लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज के अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे तो उस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को हम कहते हैं राइटिंग अ प्रोग्राम। अब राइटिंग अ प्रोग्राम से मुराद क्या है कि आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। इसे सोर्स फाइल भी कहते हैं, इसे हाई लेवल लैंग्वेज कोड भी कहते हैं, और नॉर्मली हम इसे सोर्स कोड ही कहते हैं। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस दे आर क्लोज टू ह्यूमंस। अब इनमें लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस की जो वजाहत है वो हम करेंगे। अब इनके अंदर जो लिखी गई स्टेटमेंट्स है वो हमें समझ आएंगी, मशीन को समझ नहीं आएगी। सो ये उस लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस का इस्तेमाल करते हुए आप ये फाइल बनाते हैं। अब इसके अंदर जो लिखे जाने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं वो नॉर्मली इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। अब इस हवाले से हम हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन में बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो इन शॉर्ट आपकी वो तमाम फाइल्स जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं उन्हें हम सोर्स फाइल्स कहते हैं। ये सिर्फ इंसानों के अंडरस्टैंडेबल होती हैं, ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। मशीन्स को इन फाइल्स की कतई तौर पे समझ नहीं आती, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस मशीन के लिए ही होती हैं लेकिन लिखी गई ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर गई होती हैं। अब चूंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई होती हैं तो मशीन को ये डायरेक्टली समझ नहीं आती। सो नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर और अ मशीन। सो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी गई फाइल को हम कहते हैं ये हमारी सोर्स फाइल है, इसे सोर्स कोड भी कहते हैं। इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल। अब ये उसका बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर है। अब वो तमाम जो फाइल्स जो कि आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उन्हें आप सोर्स कोड कहते हैं। अगर आप उस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई फाइल को अगर आप मशीन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दें, अब कन्वर्जन्स के लिए हमें ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है। अब ट्रांसलेटर के प्रोसेस से गुजरने के बाद वो आपका जो सोर्स फाइल होती है, जो वो सोर्स कोड होता है, वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको यूं कहना ज्यादा आसान होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को जब हम मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो जो कन्वर्टेड वर्जन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन कोड्स। अब कंप्यूटर को चूंकि सिर्फ मशीन कोड समझ आता है, कंप्यूटर को ह्यूमन की कोई जबान समझ नहीं आती। सो सोर्स कोड मस्ट बी इन द मशीन फॉर्म। तो आपका जो सोर्स कोड है वो मशीन फॉर्म के अंदर होना चाहिए। सो द ट्रांसलेटेड कोड इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। वो कोड जो कि ट्रांसलेट होने के बाद मशीन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आ जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जानते हैं। अब ये मशीन का कोड होता है। अब इसके अंदर 0 1s भी हो सकते हैं, निमोनिक्स भी हो सकते हैं। इसी तरह ये ह्यूमंस के अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, ये अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर्स और मशीन होता है। अब देखें, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन की एग्जाम्पल कोट की थी, एक पठान और पंजाबी के बिटवीन कम्युनिकेशन की, कि अगर पठान को सिर्फ पश्तो आती है और पंजाबी को सिर्फ पंजाबी या उर्दू आती है, अब पठान को उर्दू नहीं आती, तो इन दोनों की जो कम्युनिकेशन है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। अब जो एक पंजाबी को जो मिस्टर ए है, अब उसको पंजाबी लैंग्वेज आती है, तो वो जो उसकी लैंग्वेज होगी वो उसके नजदीक सोर्स कोड होगा। अब उसके जो ट्रांसलेटेड वर्जन, जो पश्तो के अंदर ट्रांसलेटेड वर्जन होगा, वो उस मिस्टर ए के लिए ऑब्जेक्ट कोड होगा।
सिमिलरली एक पठान के लिए जो पंजाबी लैंग्वेज है वो ट्रांसलेटेड वर्जन है, और जो उसकी अपनी पश्तो लैंग्वेज है वो उसकी सोर्स फाइल है। इसी तरह आपके पास जब मशीन में जो आप खुद लिखते हैं, जो कोड आप लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, दैट कोड विल बी कॉल्ड सोर्स कोड। अब वो चूंकि सिर्फ मशीन को समझ नहीं आना, वो सिर्फ ह्यूमन को समझ आता है। अब चूंकि उसको सिर्फ मशीन ह्यूमन समझ सकते हैं, तो इसलिए हम उसको सोर्स कह देते हैं। अब वो सोर्स जब ट्रांसलेट होने के बाद मशीन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आ जाता है, तो फिर हम उसे ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जानते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कोड मशीन का कोड होता है। अब ये ह्यूमंस को समझ नहीं आ सकती। क्यों समझ नहीं आ सकती? चूंकि ये 0 1s के फॉर्म के अंदर होता है, और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मशीन सिर्फ समझ सकती है। सो नेक्स्ट मैंने बात की थी ट्रांसलेटर की। ठीक है जी, आपके पास सोर्स कोड है, आपने लिख लिया, आपने प्रोग्राम लिख लिया। अब ये काम मशीन से परफॉर्म करवाना है। आप प्रोग्राम्स इसलिए नहीं लिखते हैं कि आप खुद उसको एग्जीक्यूट करें, आप ये प्रोग्राम्स लिखते हैं ताकि मशीन से हम वो काम करवा सकें। तो जनाबे वाला, अगर आपने ये काम मशीन से करवाना है तो फिर इसको मशीन फॉर्म के अंदर कन्वर्जन की जरूरत है। उसके लिए फिर हम यूज करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? ये स्पेशल काइंड के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब चूंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन की इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है, सो इट इज डिफिकल्ट टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स डायरेक्टली इन मशीन कोड। और इसकी रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि मशीन में कोड लिखना इतना आसान काम नहीं होता। सो टुडे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब चूंकि आज के जमाने में, मौजूदा दौर में ज्यादातर जो प्रोग्राम्स लिखे जा रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जा रहे हैं। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स हैं, इनको जरूरत है कन्वर्ट करने की मशीन कोड में। अब मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास खास किस्म के अ स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्पेशल किस्म के, जो ये काम करते हैं। उन्हें कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब चूंकि ये बात पहले डिफाइन कर दी कि मशीन को कंप्यूटर सिर्फ मशीन की जबान समझता है, और वो मशीन की इंस्ट्रक्शंस को कोड लिखना आसान काम भी नहीं। अब उसके लिए हमारे पास आज के जमाने में चूंकि काम हो रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। अब हाई लेवल में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूशन से पहले ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। तो उस ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास एक खास किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो ये ट्रांसलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। सो उसे हम या तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से जानते हैं, या हम उसे लैंग्वेज प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। आमतौर पर हम इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही कहते हैं। सो एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज इट्स ऑन ट्रांसलेटर। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है। पॉसिबल नहीं है किसी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर ना हो। आप जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस में काम करेंगे, उन लैंग्वेजेस के साथ उनके ट्रांसलेटर्स भी होंगे जो उस लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अच्छा जनाब, आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स तो हैं, ये कितनी किस्म के होते हैं? सो अब इनकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जो टाइप्स हैं वो आमतौर पर 3 तरह की होती है। एक होते हैं कंपाइलर जो कंप्लीटली कोड को कंपाइल करते हैं। एक है इंटरप्रेटर, और तीसरी टाइप इनकी होती है असेंबलर्स। अब ये 3 तरह के डिफरेंट ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं जो क्या करते हैं, हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और अपनी डेफिनेशन गलत कर देते हैं, और फिर बाद में वो परेशान होते हैं कि जनाब ये तो डेफिनेशन मेरी करेक्ट थी, तो फिर इस पे नंबर क्यों कटे। याद रखिएगा, ट्रांसलेटर्स हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। ये मशीन कोड के कोड को हाई लेवल में कन्वर्ट नहीं करते। वो स्पेशल काइंड के ट्रांसलेटर्स होते हैं। वो अलग बात है कि उन्हें भी ट्रांसलेटर्स ही कहते हैं, लेकिन
जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की, और वहां पे जब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करते हैं, तो ये वन साइडेड होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के कोड को मशीन लेवल के कोड में कन्वर्ट करना। सो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल होती है, अ ट्रांसलेटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड, या ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करे जो मशीन को समझ आ जाए। सो पहले बात कर लेते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर क्या होता है? अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज ए होल, इट इज कॉल्ड कंपाइलर। आपने एक चीज नोट की होगी कि एज ए होल के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और इस वर्ड को प्रोमिनेंट किया, बोल्ड किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों यही काम करते हैं कि आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तीनों एक ही काम करते हैं, लेकिन फिर तीनों में फर्क क्या है? तो पहले हम बात कर रहे हैं कंपाइलर की। तो कंपाइलर क्या करता है? आपके सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है एज ए होल। एज ए होल का मतलब क्या है कि आपने जो जो इंस्ट्रक्शंस लिखनी है वो लिख दें, लिखने के बाद आप कंपाइलर के हवाले कर दें। अब कंपाइलर क्या करेगा? उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा एक साथ वो डील करेगा, वो बारी बारी हर चीज को पढ़ेगा, जहां जहां जो जो मिस्टेक्स होंगी वो सारी इकट्ठी एक ही बार बताएगा। वो ये नहीं कहेगा कि जनाब पहले लाइन नंबर 1 में मिस्टेक है, इसको ठीक करें। वो कहेगा जनाब लाइन नंबर 1 में ये इशू है, लाइन नंबर 2 में ये इशू है, लाइन नंबर 3 में ये मसला है, लाइन नंबर 4 में फला मसला है, लाइन नंबर 5 में फला मसला है। तो ये आपको तमाम गलतियां आपकी जो भी होंगी वो इकट्ठी एक ही साथ दिखा देगा। तो ये ट्रांसलेशन जो करता है वो एज ए होल प्रोसेस को यूज करके करता है। सो ट्रांसलेटेड वर्जन जो होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल हो गई कि आपके पास अ स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू कन्वर्ट अ सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो इफ देयर आर एनी एरर इन द सोर्स फाइल, अगर आपकी सोर्स फाइल में कोई मिस्टेक हो गई, कोई ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन हो गई, तो कंपाइलर स्पेसिफाइज ऑल एरर्स एट वंस, एंड ऑफ कंपाइलेशन। वो अपनी कंपाइलेशन के प्रोसेस के आखिर में जाके आपकी तमाम मिस्टेक्स को हाईलाइट कर देगा, जिन्हें हम एरर्स के नाम से जानते हैं। ये वर्ड एरर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको बग भी कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लें, आइंदा आने वाले लेक्चर में इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो अभी यहां पे सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि एरर्स क्या होते हैं? मिस्टेक्स जो प्रोग्राम लिखते वक्त आप कर देते हैं, आपसे हो जाती हैं। डेफिनेटली ह्यूमन है ना, ह्यूमन टाइप कर रहा होता है तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो बहुत सारी मिस्टेक सम टाइम ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी हो जाती हैं। बाय मिस्टेक आपसे बहुत सारी ऐसी एरर्स जनरेट हो जाते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते कि आपसे होंगे, हो जाते हैं। ह्यूमन है ना, इंसान खता का पुतला है, गलतियां इंसान से हो जाती हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहां पे इंपॉर्टेंट है। सो एरर मस्ट बी रिमूव्ड फॉर सक्सेसफुल कंपाइलेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसलेटर जो कंपाइलर है, अगर वो आपके सोर्स कोड को कंप्लीटली ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका जो कंपाइलर है वो अपनी कंपाइलेशन प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करे। अब वो सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि आपकी सोर्स फाइल के अंदर, यानी कि आपके सोर्स प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक्स की बात हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। सो वंस ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड, नो नीड फॉर ट्रांसलेशन नेक्स्ट टाइम। आपने एक बार कंपाइलेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, इट्स मीन दैट देयर इज नो एरर। अब जब वो ट्रांसलेट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि उसने ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट कर दी। अब वो जो ऑब्जेक्ट फाइल है, अब आपके पास उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बनती है। वो आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में आ गया। अब जनाबे वाला आप उसको जहां चाहें जब चाहें यूज कर सकते हैं। अब दोबारा उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपाइलर क्या करेगा कि आपके सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, साथ ही साथ आपको उसने एक ऑब्जेक्ट फाइल भी बना के दे दी
कि दोबारा अगर आप रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो आपको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, आप उस ट्रांसलेटेड वर्जन को यूज करें, उस फाइल का इस्तेमाल करें, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो दो काम कंपाइलर करता है, एक ट्रांसलेशन करता है और दूसरा एक ऑब्जेक्ट फाइल बना के देता है जो कि नेक्स्ट टाइम रिजल्ट देखने के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ, यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो नोट डाउन कर लें कि अगर आपने ऑब्जेक्ट फाइल बना ली और बाद में आपने अपने सोर्स कोड के अंदर कुछ चेंजिंग्स की, कुछ अमेंडमेंट्स की, मॉडिफिकेशंस की, तो उसके लिए आपको दोबारा से ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो अपडेटेड वर्जन है वो दोबारा ऑब्जेक्ट कोड में शिफ्ट हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट डाउन रखना है। अब उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, मैं एक डायग्राम की मदद से आपको गाइड करता हूं। आप सोर्स कोड होता है आपके पास, अब वो सोर्स कोड देते हैं कंपाइलर को। अब कंपाइलर क्या करता है, आपकी सोर्स फाइल को लेता है और आगे उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट करके उसको जो नई फाइल बनाता है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो ये कंपाइलेशन का एक साइकिल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायग्राम क्वेश्चन में आ सकती है कि राइट डाउन द या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कंपाइलर। तो आप बताएंगे जनाब कंपाइलर को सोर्स कोड मिलता है और ये ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड करता है।